हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के अगस्त माह के सप्ताह 5 के विषयों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें ही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। राज्य सरकार की नई सिलिकोसिस नीति के अनुसार सिलिकोसिस पीड़ित को उसके जीवन काल में तथा मृत्यु के उपरांत आश्रितों को कितने रुपए देने का प्रावधान है। तो जो नई सिलिकोसिस नीति राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 में लाई गई थी, उसमें जीवन काल के अंदर 3 लाख रुपए और मृत्यु के उपरांत जो भी आश्रित हैं उन्हें 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। हाल ही में नागौर में शिविर लगाकर सिलिकोसिस से बीमार व्यक्तियों का इलाज किया गया। नागौर कलेक्टर ने 52 सिलिकोसिस पीड़ितों को 50 लाख की राशि जारी की है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही सिलिकोसिस बीमारी होती कि नहीं, जो लोग खान विभाग के अंदर काम करते हैं, खुदाई का वर्क करते हैं, जो भी खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको निकालने का वर्क करते हैं, वह पॉसिबिलिटी रहती है कि वह इस बीमारी से पीड़ित हो। और इसके लिए उनको ट्रैकिंग के लिए, उनके इलाज के लिए हाल ही में ये शिविर लगाया गया था। और राजस्थान सरकार जहाँ जहाँ पर भी खान से संबंधित वर्क हो रहे हैं वहाँ पर ये शिविर लगा रही है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही खान मजदूर सुरक्षा अभियान ट्रस्ट व सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सहयोग से कोविड-19 महामारी के सिलिकोसिस पेशेंट को पेंशन व पालनहार योजनाओं से जोड़ने के लिए, जो कि राजस्थान सरकार की स्कीम है, के लिए मोबाइल ई मित्र सेवा हाल ही में शुरू की गई है। यह राजस्थान की प्रथम मोबाइल ई मित्र सेवा है, जो कि कहाँ से शुरू हुई है, जोधपुर जिले से। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्तर पर सिलिकोसिस नीति बनाने के लिए आग्रह भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया। यह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, हमें ये बताना है। तो ये विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, भरतपुर के अंदर। साथ ही वर्तमान में जो इसके कुलपति हैं उनका नाम क्या है, RKS ठाकरे जी। इसके अलावा इस विद्यालय में कलराज मिश्र जी के द्वारा एक मुहिम को स्टार्ट किया गया था संविधान पार्क बनाने का, कि हर गवर्नमेंट जो भी महाविद्यालय हैं उनमें और जो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं उनके अंदर संविधान पार्क बनाया जाएगा। साथ ही अब यहाँ पर सेफ कैंपस टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर इस विश्वविद्यालय के बाद में सेफ कैंपस टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित होगी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। रेणु सिंघी का संबंध किस जिले से है, तो रेणु सिंघी का संबंध जो है ये जोधपुर जिले से है। यह साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने 92 घंटे में 1250 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाली पहली राजस्थान की महिला है। साथ ही इन्होंने पिछले 3 सालों में 25,000 किलोमीटर साइकिलिंग की है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके अलावा इन्होंने एंड्योरेंस राइड पेरिस ब्रेस्ट रेस 2019 में भाग लेकर इसे सफलतापूर्वक पूरा किया था। और अभी जो इनकी उम्र है वो 55 वर्ष है, यानी 2019 में जब ये 54 वर्ष की थी तब उन्होंने एंड्योरेंस राइड पेरिस ब्रेस्ट रेस 2019 में भाग लेकर उसे सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती है, रेणु सिंह जी, जोधपुर से। पैरा और हैंग ग्लाइडिंग में वर्तमान में देश के एकमात्र सिविल सक्रिय हैंग ग्लाइडर प्रशिक्षक समर्थ किस जिले के मूल निवासी है। तो ये किस जिले के मूल निवासी है, ये भी जोधपुर से ही है। यह पैरा और हैंग ग्लाइडिंग में प्रशिक्षक हैं और इनका नाम क्या है, समर्थ। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने हाल ही में एक मशीन बनाई है जिसका नाम क्या है, ग्लाइडर 12 इंच मशीन। साथ ही LOC पर पैराग्लाइडिंग करने वाले एकमात्र आम नागरिक हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। वाओ एशिया अवार्ड्स 2020 से किस भवन को, या इसको करेक्ट कर लीजिएगा, से किस भवन को सम्मानित किया गया है। तो वाओ एशिया अवार्ड्स 2020 से हाल ही में उम्मेद भवन जोधपुर को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इन्हें बेस्ट वेन्यू फॉर बीइंग फैट वेडिंग डेस्टिनेशन इंडिया कैटेगरी में दिया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि उम्मेद भवन को हाल ही में वाओ एशिया अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में EPCH ने 1 जुलाई 2020 को ऑनलाइन वर्चुअल मोड पर हैंडीक्राफ्ट दिल्ली फेयर को आयोजित किया था। साथ ही अब अंतर्राष्ट्रीय इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा, नोएडा में। पहले जो EPCH ने ये फेयर ऑर्गेनाइज किया था ये ऑनलाइन किया था वर्चुअल मोड पर ड्यू टू द कोरोना वायरस कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, और अब इसे अक्टूबर के अंदर नोएडा के अंदर आयोजित किया जाएगा अगर कोविड-19 के चलते ये पॉसिबल हो सका तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, नोएडा में। EPCH की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। चेयरमैन कौन है, रविंद्र कुमार पसी जी, तो इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप। राजस्थान के यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हाल ही में, तो ये बने हैं गणेश गोगरा जी। हाल ही में इन्हें राजस्थान के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पीले रंग का दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिला है, यह किस जिले के अंदर मिला है, ये मिला है दौसा के अंदर। इसके अलावा 1-2 महीने पहले ही उड़ीसा के बालोसरा में भी कछुए की ये दुर्लभ प्रजाति मिली थी और ये न्यूज़ में थी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में भी इसी प्रजाति का एक कछुआ जो है वो दौसा में मिला है, जो कि किस कलर का है, पीले रंग का है। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा जी को जाना जाता है। हाल ही में इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है जिसको कौन बनाएगा, DW जर्मन टीम के द्वारा ये बनाई जाएगी। यह मूल रूप से टोंक के निवासी हैं। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया था और इसी वजह से ये ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 33 वर्ष में कई राज्यों के अंदर 26 लाख से अधिक पौधे जो हैं वो लगाए हैं, और किसकी सहायता से, कल्पतरु संस्थान व स्वयं सिंघवी संस्थान की सहायता से। इसके साथ ही इन्हें राष्ट्रीय राजीव गांधी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय निर्माण पुरस्कार, ग्रीन आइडल अवार्ड तथा कई 100 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, टोंक से ये बिलोंग करते हैं। और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, विष्णु लांबा जी। हाल ही में संभाग का दूसरा और प्रदेश का चौथा सिंथेटिक ट्रैक कहाँ तैयार किया गया है, तो हाल ही में संभाग का दूसरा और प्रदेश का चौथा, यानी बीकानेर संभाग का दूसरा और प्रदेश का जो चौथा सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाया गया है। ये किस स्टेडियम में बनाया गया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये बनाया गया है महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम पर। 400 मीटर में इस ट्रैक को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जयपुर के अंदर भी हैं और चूरू में भी ये ट्रैक जो हैं वो बने हुए हैं। जोड़बीर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले से संबंधित है, तो ये किस जिले से संबंधित है, ये है बीकानेर से। हाल ही में न्यूज़ के अंदर था। ये कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो ये है 5656 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार के आदिवासी जनजाति मामलात मंत्रालय ने किस एम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता दी है, तो हाल ही में भारत सरकार के आदिवासी जनजाति मामलात मंत्रालय ने एम्स जोधपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता दी है। और ये मान्यता क्यों दी है, क्योंकि एम्स जोधपुर के द्वारा हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत आदिवासी बहुल इलाकों के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर भूपाओं के साथ मिलकर एम्स जोधपुर ने आदिवासियों की विभिन्न स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं को दूर करने की एक पहल की थी। इसके तहत एम्स जोधपुर जो है भूपाओं को प्रशिक्षण दे रहा है, और यह जिस जिले में शुरुआत किया गया है वो कौन सा जिला है, सिरोही। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आदिवासी बहुल सिरोही जिले के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही नीति आयोग ने सिरोही को एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। आदिवासियों में भूपाओं का बहुत सम्मान और प्रभाव होता है तथा स्वास्थ्य एवं अन्य संबंध में भी ये भूपाओं से सलाह मशविरा करते हैं। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में जो कि केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित होते हैं उनमें आदिवासियों को शरीक करने के लिए भूपाओं को अब माध्यम बनाया जाएगा। भूपाओं में कुछ अच्छी प्रथाएं भी हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से मान्य किया जाएगा तथा जनजाति मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रथाओं के वेबसाइट पोर्टल में भी शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में एम्स जोधपुर के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसे भारत सरकार के आदिवासी जनजाति मामलात मंत्रालय, जिनके मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने एम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता दी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार और महिला एवं बाल विकास आयोग के संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है,
तो हाल ही में RGR भट्ट जी को राष्ट्रीय मानव अधिकार और महिला एवं बाल विकास आयोग का संरक्षक नियुक्त किया है। साथ ही ये CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से रिटायर्ड हैं। इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा विशेष सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये मूल रूप से टोंक के रहने वाले हैं। इसके अलावा यह जो राष्ट्रीय मानव अधिकार और महिला एवं बाल विकास आयोग है, यह एक NGO है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक NGO है। इंडिया के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है? HL दत्तू जी। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो कौन है? HL दत्तू जी, जिनका नाम यहाँ दे रखा है। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के गुरु KPO प्लस ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में गुरु KPO प्लस ऐप ये बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने लॉन्च किया है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है, किन के द्वारा की गई है? प्रोफेसर DP जारोली जी के द्वारा, जो कौन है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही महाविद्यालय की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस ऐप के अंदर 4000 से अधिक वीडियोस व 400 से अधिक की स्टडी मटेरियल विद्यार्थियों के लिए इसमें उपलब्ध है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में नए सत्र में पत्रकारिता और जनसंचार में 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश किस विश्वविद्यालय में दिया जाएगा? तो हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में ये प्रवेश दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर, जो कि कौन सा है? BA JMC यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर। इसके जो कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय के, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन है? ओम थानवी जी। यह हिंदी भाषा के लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही संपादक और आलोचक भी हैं। थानवी जी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक कुलपति हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये संस्थापक कुलपति हैं। इससे पूर्व हिंदी के प्रमुख दैनिक अखबार जनसत्ता के संपादक भी रहे हैं। साथ ही इनकी चर्चित कृति संस्मरण विद्या में लिखी गई किताब मोहनजोदड़ो है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ओम थानवी जी के बारे में। RACE का यहाँ पर क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है, तो RACE ये क्या हो जाएगा? रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विद एक्सीलेंस, यानी कि कॉलेज को रिसोर्स प्रोवाइड कराने के लिए 2019 में राज्य सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी, जिसे रेस योजना के नाम से भी हम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विद एक्सीलेंस। कॉलेज निदेशालय द्वारा हाल ही में CER यानी कॉमन इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज की जानकारी कॉलेज द्वारा ली जाएगी, और इस साल भी इसमें एक बड़े कॉलेज को नोडल कॉलेज बनाकर छोटे कॉलेजों की मदद की जाती है। साथ ही रिसोर्सेज में टीचर्स की रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट, और भी जैसे क्लासरूम से संबंधित कोई रिसोर्सेज की अगर आवश्यकता है, टेबल बेंच, तो ये सारे रिसोर्सेज के अंदर काउंट हो जाते हैं, और इससे जो छोटे कॉलेजेस हैं उनको असिस्ट किया जाता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि ये राजस्थान सरकार द्वारा 2019 में ये योजना लाई गई थी, जिसका नाम क्या है? रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विद एक्सीलेंस, जिसे हम रेस के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में संगीतिका की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो हमें ये बताना है। तो हाल ही में संगीतिका का जो पहल है वो किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है? ये पहल ये की गई है राजस्थान संगीत संस्थान के द्वारा, और ये कहाँ पर है? ये है जयपुर के अंदर। संगीतिका एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसके ज़रिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को संगीत संस्थान द्वारा संगीत की विभिन्न विधाओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। साथ ही 1950 में संगीत की स्वर लहरियों का समायोजन अर्थात संगीत विषय का समावेश वर्तमान राजस्थान संगीत संस्थान के विकास में आधारशिला, यानी 1950 में इसकी आधारशिला रखी गई थी राजस्थान संगीत संस्थान की। वर्ष 1966 में वर्तमान राजस्थान संगीत संस्थान में विशुद्ध संगीत विषय का समावेश हुआ, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में राजस्थान संगीत संस्थान राज्य का इकलौता एवं देश की ख्याति प्राप्त संस्थानों में से एक संगीत महाविद्यालय है। तो यानी कि राजस्थान संगीत संस्थान जो है वो एक संगीत महाविद्यालय है, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। साथ ही विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत की तीनों शाखा, जिसमें गायन, वादन एवं नृत्य की बारीकियों से परिचय करवाते हुए रुझान पैदा करवाना एवं योग्य शिक्षक एवं कलाकार बनने के पथ पर अग्रसर करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। तो हाल ही में कोविड-19 के चलते संगीतिका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हाल ही में 27वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है?
अशोक मेनारिया जी, हितेश पटेल, साहिल भास्कर और सभी सही हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है। यह पुरस्कार हर वर्ष की भांति 6 सितंबर को मथुरादास माथुर की जयंती पर दिया जाता है। यह क्रिकेटर्स को दिया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये दिया जाता है। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। तो इन कैटेगरी के अंदर सीनियर में अशोक मेनारी जी को, जूनियर कैटेगरी में हितेश पटेल जी को और सब जूनियर कैटेगरी में साहिल भास्कर जी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि 27वें मथुरादास माथुर अवार्ड में अशोक मेनारिया, हितेश पटेल, साहिल भास्कर को चुना गया है। हाल ही में जिलों में बाल कल्याण समितियों का गठन किया जा रहा है। यह किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है? ये किया जा रहा है किशोर न्याय अधिनियम के तहत। इस समिति में हर जिले में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें एक सदस्य महिला होगी जबकि एक सदस्य बच्चों से संबंधित होगी। इस बाल कल्याण समिति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। तो बच्चों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत इसका गठन किया जा रहा है। इसके जो मेंबर्स होंगे उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें एक सदस्य जो होगा वो महिला होगी और बाकी एक सदस्य बच्चों से संबंधित होगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी पीएचडी शोध में साहित्यिक चोरी की रोकथाम में प्रदेश में पहले नंबर पर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहले नंबर पर रही है? ये रही है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। पीएचडी शोध में हो रही साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए उच्च प्रयास किए गए थे यूनिवर्सिटी के द्वारा। बौद्धिक चोरी पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस से सज्जित सॉफ्टवेयर जैसे ओरकुंड, टर्निटिन आदि से यहाँ पर थीसिस की जांच की गई थी। प्लेगैरिज्म रोकने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यहाँ यूज़ किया गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। व्यक्ति की जो भी शोध होती है उसके आइडियाज़ को चोरी होने से बचाने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया गया था। इन सॉफ्टवेयर्स का नाम जो है वो ध्यान रख सकते हैं, ओरकुंड और टर्निटिन। हाल ही में डिजिटल क्रिकेट एकेडमी किस आईपीएल फ्रेंचाइजी के द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में डिजिटल क्रिकेट एकेडमी ये किस आईपीएल फ्रेंचाइजी के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है राजस्थान रॉयल्स। हाल ही में जो आईपीएल है वो भारत में आयोजित ना होकर कहाँ हो रहे हैं? आईपीएल 2020 ये हो रहे हैं दुबई के अंदर। इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप जो कि डिजिटल क्रिकेट एकेडमी के नाम से राजस्थान रॉयल्स के द्वारा शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? द पवेलियन, जिसमें प्लेयर्स जो होंगे वो कोचेस के साथ में अपनी इंटरेक्शन कर सकते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम है वो उसको वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी के द्वारा डिजिटल क्रिकेट एकेडमी जो शुरू की गई है वो कौन सी टीम है? राजस्थान रॉयल्स। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? यहाँ उच्च शिक्षा विभाग की बात हो रही है। तो यहाँ पर किस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये है ज्ञान गंगा, ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो तकनीकी व्यवस्था है वो राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के द्वारा की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में सब्जेक्ट पर आधारित ई कंटेंट जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही अगर एक्सपेरिमेंट कहीं आयोजित किए जाने हैं जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो उन्हें वर्चुअल मोड पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कराए जाएंगे। तो यह ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को डॉक्टर नर सिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस जिले के निवासी हैं? तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित जो हैं वो पाली जिले के निवासी हैं और वर्तमान में जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं। इनकी कुछ और कृतियाँ भी है और इसके अलावा अभी जो ये प्राइज़ दिया गया है ये राजस्थानी प्रबंध काव्य कृति पलकति प्रीत के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसके अलावा राजहंस, जसरा आखर, आत्मदर्शन भी इनकी कृति है। तो हाल ही में इन्हें राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी को। सैटेलाइट तकनीक की मदद से तैयार हाई रेजोल्यूशन इमेज पर विकास का खाका तैयार करने वाला प्रदेश का पहला मॉडल गांव किसे बनाया जाएगा? तो हाल ही में सेमा इस गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा जो कि किस पर बेस होगा? यह ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित प्लान है। राज्य सरकार की महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत सेमा का 2019 में चयन हुआ था और यह सैटेलाइट तकनीक पर आधारित है। इसमें नक्शे में सड़क,
आधुनिक तालाब, उद्यान, पिकनिक स्थल, पौधारोपण, एलोवेरा उत्पादन, सरकारी भवन एवं क्वार्टर कॉलेज, राजीविका केंद्र, आबादी विस्तार, सामुदायिक शौचालय, कृषि मंडी, गौरव पथ, मृदा परीक्षण इत्यादि, ये सभी जो भी गाँव के अंदर मौजूद होंगे उनको सिंबल्स की फॉर्म के अंदर दिखाए गए हैं सैटेलाइट के थ्रू। और सैटेलाइट से तैयार इस नक्शे के हूबहू गाँव को विकास का मॉडल बनाए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि सैटेलाइट तकनीक की मदद से तैयार हाई रेजोल्यूशन इमेज पर जो मॉडल गांव विकसित किया जाएगा वो कौन सा है, सीमा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये राजसमंद जिले के अंदर है, खमनोर ब्लॉक के सीमा गांव के अंदर। राजसमंद खमनोर ब्लॉक के सीमा गांव में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के छात्रों ने हाल ही में कौन सा ऑनलाइन मंच विकसित किया है, तो हाल ही में अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के छात्रों ने सहाय ऑनलाइन मंच विकसित किया है। ये क्या करेगा, इससे ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को सरकारी जन कल्याण योजनाओं व नीतियों को उपयोग करने और इसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस सहाय के प्रस्ताव को, यानी कि जो इन्होंने ऑनलाइन मंच बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके प्रस्ताव को अवधारणा का प्रमाण यानी पीओसी और प्रोटोटाइप चरण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE परिषद नई दिल्ली की इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल की ओर से आयोजित नवाचार प्रतियोगिता में अनुमोदित किया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में हॉपर्स से बचाव के लिए कृषि विभाग ने किस मोबाइल ऐप की मदद ली है, E-Locust 2M, E-Locust 3M, E-Locust टैबलेट, राज किसान लोकस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि थर्ड आंसर हमारे पास में सही होगा। यहाँ पर E-Locust 3M को और राज किसान लोकस्ट मोबाइल ऐप को यहाँ पर यूज़ किया गया था हॉपर से बचाव के लिए। और हॉपर्स होते क्या है, जो टिड्डी दल से उत्पन्न बच्चे होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं टिड्डियों के, उनसे बचाव के लिए कृषि विभाग ने इन मोबाइल ऐप को हाल ही में यूज़ किया था। साथ ही क्योंकि टिड्डी दल का अभी काफ़ी प्रकोप रहा है कोविड-19 के साथ साथ, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोकस्ट वार्निंग यानी LWO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो यह है फरीदाबाद में, दिल्ली के पास जो क्षेत्र है वहाँ पर। और साथ ही राजस्थान में जो मुख्यालय है वो कौन सा है, जोधपुर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, फरीदाबाद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सूचना केंद्र में डिजिटल लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सूचना केंद्र में डिजिटल लाइब्रेरी अजमेर जिले के सूचना केंद्र में स्थापित की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में 14 कंप्यूटर लगाए जाएंगे, साथ ही 2 लाख से पुस्तकें जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल होगी। हमसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली ई-लाइब्रेरी कहाँ बनाई गई थी, तो यह 2018 के अंदर जयपुर हाई कोर्ट में बनी थी। यह प्रदेश की पहली और देश की 5वीं ई-लाइब्रेरी थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रदेश में मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, तो हाल ही में प्रदेश में मेडी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 28 वेलनेस सेंटर जो है खोले जाएंगे। इसमें एक सेंटर जो है वो लास्ट वीक के अंदर ओपन किया गया था, जो कि कहाँ पर किया गया था, कुंभलगढ़ के अंदर। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को इससे बढ़ावा मिलेगा वेलनेस सेंटर को खोलने से। साथ ही यह सेंटर इन जिलों के अंदर जहाँ पर इनकी डिटेल से रखी, तो एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इनका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक वेलनेस सेंटर के लिए 50 से 100 बीघा भूमि की तलाश की जा रही है। इस भूमि पर योग सेंटर, स्पा, पंचकर्म सेंटर, हर्बल गार्डन आदि स्थापित होंगे, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक व अन्य को आयुर्वेद से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक ही स्थान पर सुलभ हो सके। और प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जो कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इस उद्देश्य से ये वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में 28 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में किस जिले में आधुनिक तकनीक युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? भीलवाड़ा के अंदर। यह अगस्त 2022 तक तैयार हो जाएगा। साथ ही इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 लाख लीटर, और इसकी लागत कितनी है? 75 करोड़ रुपए है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये भीलवाड़ा के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। साथ ही जो वर्तमान में नेशनल डेयरी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, वो कौन है? दिलीप रथ। अपकमिंग एग्जाम के अंदर इनका नाम जरूर पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
हाल ही में नेशनल हाउसिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेशनल हाउसिंग अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पवन अरोड़ा जी को। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने एक योजना की पहल की गई थी इनके द्वारा, वो कौन सी थी? ई ऑक्शन योजना। और इसके तहत 35 दिनों में 1010 मकान बेचकर 162 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था, जिससे इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। साथ ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भी इन्हें इसके लिए मान्यता दी गई। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही मैच 9 महीने में 6000 अधिशेष संपत्तियों का निस्तारण कर अर्जित किया रिकॉर्ड 1400 करोड़ रुपए का राजस्व। तो इनके द्वारा ये प्राप्त किया गया है राजस्व। साथ ही इलेट्स टेक्नोमीडिया द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हर वर्ष देश भर में चुने हुए उत्कृष्ट कार्य को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है, जिसके अंतर्गत इनका चयन हुआ है। साथ ही कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े हजारों इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल ने वर्चुअल तरीके से इसमें भाग लिया था, जो कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इलेट्स टेक्नोमीडिया के द्वारा। हाल ही में मंडल द्वारा 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाएं और 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं भी लॉन्च की गई है, जिनके माध्यम से आमजन को कम कीमत व गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इन्होंने 2 ऐप को भी लॉन्च किया है, RHB ग्रीन और RHB सजग। तो RHB ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक टाइम स्लॉट फिक्स कर जो भी आमजन है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर। साथ ही RHB सजग के अंतर्गत क्या होगा? जो भी आवास हैं उनमें गुणवत्ता मेंटेन रहे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सजग जो है वो ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 828 करोड़ रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा एवं भरतपुर मेडिकल कॉलेज भवन तथा बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण किया गया है हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें राजस्थान सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जल्द प्रस्ताव भेजे और उसके चलते राजस्थान को सबसे ज़्यादा 15 मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल सकें। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो केंद्र सरकार ने 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से 15 जो हैं वो राजस्थान में ओपन किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह 28 अगस्त को आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार विश्वविद्यालय का ये कन्वोकेशन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगा। ऑनलाइन कार्यक्रम होने से विश्वविद्यालय को 15 लाख रुपए की बचत भी होगी। वहीं स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपने घर से ही समारोह में शिरकत कर सकेंगे। इसके साथ ही इसमें 900 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्वोकेशन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये कहाँ स्थित है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सभी विषयों की सामूहिक एक पुस्तक 4-4 महीनों के अंतराल में 3 बार वितरित की जाने की बात की है। तो हाल ही में इस वर्ष से जो शिक्षा विभाग है क्लास 1 से 5वीं तक बच्चों के लिए 4-4 महीनों के अंतराल में 3 बार यानी 4-4-8 यानी टोटल कितने हो जाएंगे 12 महीने। तो 4 महीने में पहली बुक इनको बच्चों को दी जाएगी। इसके कंप्लीट होने के बाद में दूसरी बुक दी जाएगी। ऐसे ही दूसरी बुक कंप्लीट होने के बाद में तीसरी बुक दी जाएगी। और एक बुक के अंदर 7 से 10 चैप्टर्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे और इसके अंतर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हिंदी, इंग्लिश, गणित व पर्यावरण। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ई नाम के तहत 119 नई मंडियों को जोड़ा है। राज्य सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने, प्रेरित करने और लाभान्वित करने के लिए ई भुगतान प्रचार योजना और सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण नाम की 2 प्रचार योजनाओं की शुरुआत की है। यह देश का पहला राज्य है जिसने ई नाम के साथ में 144 APMC को जोड़ा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे APMC का मतलब क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। और कितनी है ये 144। इसके साथ ही ये देश का पहला राज्य है जिसने ई नाम के साथ में APMC को जोड़ा है। इसके अलावा राजस्थान में 10 मंडियों को ई नाम से जोड़ा था ताकि किसानों को उनकी जो उपज है ट्रेडिंग हो सके, साथ ही उन्हें उसका फ़ायदा मिल सके।
इसके साथ ही जब शुरुआत की गई थी ई नाम से जोड़ने के लिए तब 10 मंडियों को जोड़ा गया था और अब ये मंडियाँ कितनी हो गई है टोटल 119। तो ये डाटा चेंज होता रहेगा, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि मंडियों को ई नाम के साथ में जोड़ा जा रहा है और ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से इन मंडियों को जोड़ा जा रहा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम ई कक्षा, इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि शुरुआत करने के लिए कोरियन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के साथ में भागीदारी की है, यानी उन्होंने एक MOU साइन किया है। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्वक और किफ़ायती शिक्षा के साथ साथ शिक्षा तक पहुँचने में मदद मिलेगी। 28 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी, CSR प्रमुख कोरियन ऑयल एंड गैस एंड प्रेसिडेंट कोरियन फाउंडेशन कुमारी हरमीत सहरा, MD मिशन ज्ञान ट्रस्ट के जिनेंद्र सोनी के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ई कक्षा, ये नाम ध्यान रखिएगा कि त्रिपक्षीय समझौते के तहत ये ई कक्षा जो डिजिटल कार्यक्रम है यह शुरू किया गया है कोरियन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के साथ में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विकसित किए जाएंगे। मॉडल CHC में सभी तरह की जांच और इलाज सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि एक एक मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो विकसित किया जाएगा हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने कई विधेयक जो है वो पारित किए हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट है राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020। मदरसा बोर्ड के द्वारा दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम एवं आधुनिक तकनीकी शिक्षा के समायोजन से उर्दू अध्ययन व शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा इस विधेयक के जरिए। पूर्व में 2003 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। अब इस विधेयक से मदरसों को वैधानिक दर्जा मिल गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक जो है वो 2020 वो अभी पारित किया गया है, जिससे अब उर्दू का जो अध्ययन व शिक्षण है वो आधुनिक तकनीकी शिक्षा से को इंक्लूड करके किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान पुलिस विधेयक 2020, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पुलिस और आमजन के साथ में समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष की गई है। कोई भी व्यक्ति जो 8वीं पास है और न्यूनतम 40 वर्ष उम्र है उसे ग्राम रक्षक बनाया जा सकेगा। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा धारा 53 के तहत इन्हें उचित मानदेय भी दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि किस विधेयक के चलते ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे और जो आयु है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, न्यूनतम आयु क्या है, वो मानदेय है वो देने का भी इसमें प्रावधान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत किया गया है। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक 2020। राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट बनाया था। औद्योगिक सलाहकार समिति ने इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने की सिफारिश की थी। इसके चलते एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड गठन किया जा रहा है। इससे निवेशकों को ज़्यादा सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य में औद्योगिक अनुकूल माहौल बनेगा और देश में राजस्थान की रैंकिंग सुधारने में भी मदद मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि पॉइंट आउट किए गए थे ड्यूरिंग जब ये विधेयक पारित किया जा रहा था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये हाल ही में पारित किया गया है राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, जिसके अंतर्गत एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन शनिवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत अब देश में सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के विजेता को 25 लाख रुपए और अर्जुन पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह पहले राशि कितनी थी, यहाँ नीचे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के 7 वर्गों में से 4 वर्गों की पुरस्कार राशि बढ़ाई जा रही है और अब तक खेल रत्न विजेता को 7.5 लाख रुपए के बजाय अब कितने मिलेंगे, 25 लाख रुपए।
साथ ही अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय अब 15 लाख रुपए तथा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम को 5 लाख रुपए के बजाय 15 लाख रुपए अब मिलेंगे। साथ ही द्रोणाचार्य नियमित को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए तथा आजीवन ध्यानचंद अवार्डी को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हाल ही में राजस्थान के जो अर्जुन चौधरी हैं उन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में CBSE ने ई-हरकारा नामक पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के तहत क्या होगा, जितने भी स्कूल्स हैं उनकी सूचनाएं, शिकायतें, आवेदन, सुझाव आदि संबंधित विभागों और रीजनल कार्यालय वो सब अब इस ई-हरकारा पोर्टल के ज़रिए किया जाएगा। यानी कि अब पेपरलेस कल्चर को अपनाया जाएगा और ये जितनी भी संबंधित वर्क हैं वो अब इस पोर्टल के ज़रिए किए जाएंगे। CBSE ने हाल ही में इसके स्कूलों को निर्देश दिए हैं इसको करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सितंबर से इसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी होगा। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के पीपलवास तथा अलसीगढ़ क्षेत्र में फिल्म सिटी बनेगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश के जल संसाधन व इंदिरा गांधी नगर विभाग को कुशल जल परिवहन और वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में और इंदिरा गांधी नहर विभाग को उत्कृष्ट जल संसाधन बोर्ड वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला है। जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में इलेट्स टेक्नोमीडिया की ओर से आयोजित वाटर इनोवेशन समिट एंड अवार्ड कार्यक्रम में विभाग के प्रमुख सचिव नवीन महाजन को, इनका नाम ध्यान रखिएगा, नवीन महाजन को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व जल शक्ति मंत्रालय के सचिव उपेंद्र सिंह ने यह अवार्ड दिया था। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, हाउसिंग बोर्ड के सचिव पवन अरोड़ा जी को भी इलेट्स टेक्नोमीडिया की ओर से पुरस्कृत किया गया है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा इलेट्स टेक्नोमीडिया का और पवन अरोड़ा, साथ में नवीन महाजन जी का। इसके साथ में आप ये बात भी ऐड कर सकते हैं कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। और ये तीसरा स्थान क्यों आया है, क्योंकि प्रदेश में बांध और नहरों से जो भी सिंचाई की व्यवस्था है उसको मॉनिटर करने तथा साथ ही स्काडा सिस्टम जो कि एडवांस कंट्रोल सिस्टम होता है उसके प्रयासों को इम्प्लीमेंट करने के चलते यह स्थान राजस्थान को अभी मिला है। और पिछले साल ये स्थान कितना था, 18वां। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही जो स्काडा सिस्टम किस बांध के अंदर अभी लगाया गया है वो कौन सा बांध है, बीसलपुर डैम। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, बीसलपुर डैम के अंदर स्काडा सिस्टम हाल ही में लगाया गया था। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जीवन लाल माथुर का निधन हो गया है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश व राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AR लक्ष्मणन का निधन हो गया। डॉक्टर लक्ष्मणन ने 29 मई 2000 को राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, इंद्रजीत सिंह मोहंती जी। साथ ही जो AR लक्ष्मणन जी जो थे ये लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान पुलिस तथा गोल्डन लीफ फाउंडेशन जयपुर के सौजन्य से बुधवार को घाटगेट स्थित पुलिस दूरसंचार लाइन में एक वेलनेस सेमिनार 2020 का आयोजन किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से आगामी 23 सितंबर को राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय दिनकर काव्य पाठ प्रतियोगिता होगी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। रोजगार संदेश में सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों की सूचनाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र की नामचीन कंपनियों के भर्तियों की सूचना जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी कि रोजगार संदेश में अब जो भी निजी कंपनियां हैं जो कि नामचीन है यानी कि जिनका नाम है स्टेट के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन, उनमें अगर कोई वैकेंसी खाली रहेगी तो उनकी सूचना भी जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही झुंझुनू के जो पैरा एथलीट हैं संदीप, उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान में झुंझुनू जिले के निवासी हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र के मेहाड़ा चाटुवास गांव के निवासी हैं। साथ ही इनका जो खेल है वो कौन सा है, जेवलिन थ्रो। पैरा एथलीट संदीप चौधरी को अर्जुन अवार्ड हाल ही में प्रदान किया जाएगा। संदीप ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 के एशियाई पैरा खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। किसके अंदर, एशियाई पैरा खेलों में, जो कि कहाँ आयोजित किए गए थे, इंडोनेशिया के जकार्ता में।
संदीप ने नवंबर 2019 में दुबई में आयोजित पुरुष भाला फेंक F64 वर्ग में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की भाला फेंक स्पर्धा में 66.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो पैरा एथलीट है संदीप चौधरी, किस जिले के हैं निवासी हैं, झुंझुनू के, और गांव कौन सा है, चाटुवास गांव। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा है, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पीस आउट।